अब जो अगला टॉपिक आ रहा है हमारा वो है कूलाम का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। तो कूलम ने ये बताया था कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ये तो पता है फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, लेकिन वो कितना लगता है, ठीक है ना। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये तो पता है हमें कि लगता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। मतलब दो मेरे पास अगर चार्जेस हैं और स्थिर हैं, एक है Q1 एक है Q2, और वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम ने बताया था कि वो फोर्स कितना होता है, तो वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर हमारे पास Q1 Q2 दो चार्ज हैं, बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स किसके समानुपाती है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है, यानी कि Q1 इंटू Q2 के समानुपाती है, और साथ ही साथ इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। या तो ऐसे बोलो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर 1/r² के समानुपाती। समझ रहे हो बात को। अगर 1 एज ए टोटल ले लोगे तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना पड़ेगा, केवल डिस्टेंस यूज करते हो तो फिर इनवर्सली। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करने पर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r² और इज इक्वल टू लगाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 बाई r², ठीक है ना। और इस कांस्टेंट की वैल्यू, जहां k एक नियतांक है और ये नियतांक जो है वो बीच के माध्यम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसी तरह का एक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी होता था, मासेस होते थे, बीच में डिस्टेंस r होती थी, तो m1 m2 डिवाइड बाई r², और फिर उसके बाद जो कांस्टेंट आता था वो कैपिटल G होता था। तो वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, किसी से कोई मतलब नहीं, बीच के मीडियम हो ना हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका वो माध्यम पे निर्भर करता है, कि एक नियतांक है, इसकी वैल्यू जो होती है, जिसका मान 9 इंटू 10⁹, और यूनिट इसकी क्या होगी, k की वैल्यू देखो f इंटू r², यानी कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलम -2। समझ रहे हो बात को, देखते ही देखते फॉर्मूले से और यूनिट लिखी जा सकती है। इसका मान जो है वो इतना है, और इसे k इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है ना, इससे भी डिनोट करते हैं सुविधा के लिए, जिससे कि आगे हमारी कैलकुलेशंस जो है वो सॉल्व हो जाए, आसान हो जाए। और इसकी वैल्यू वही 9 इंटू 10⁹, और कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर c-2। तो हेंस हमारा फॉर्मूला कितना बन जाएगा, f इज इक्वल टू k की वैल्यू डाल दो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये हमारा जो है वो कूलम का नियम आता है। अगर ये 2 नंबर में आए तो इस तरह से लिखो, 1 नंबर में आए तो ये डेफिनेशन लिख के सीधे फॉर्मूला लिख देंगे हम, इस तरह से कूलम्स लॉ होगा। ठीक, अब देखो जो इसमें ε0 होता है, ये जो कांस्टेंट है, इसमें 4 पाई तो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले में 4 पाई आएगा। तो जैसे सर्कल वो नहीं होता है स्फीयर का, उसमें 4 पाई आता है, 4 पाई r² उसका क्षेत्रफल, या इस तरह, तो वो 4 पाई वहां से कैंसिल हो जाए, इसलिए 4 पाई रखा गया। बचा हुआ ये तीसरा जो ε0 है, ये ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। जैसे मान लिया, सपोज करो, तुमने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक चुंबक ले लेते हैं और एक तरफ आलपिन आलपिन लगा लेते हैं, और उसके बाद चुंबक को पीछे पीछे चलाते हैं किताब के, और वो आलपिन अपने आप चलने लगती है। समझ रहे हो बात को। और यहीं पर अगर मान लिया सपोज किताब में पेज बढ़ा लिए जाए, मोटी किताब ले ली जाए, तो आलपिन जो है उस पर पकड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है बीच का माध्यम क्या है, कॉपी की बजाय अगर हम लोहे की प्लेट ले लें यहाँ पे, या एल्यूमिनियम की प्लेट ले लें बीच में, तो उन सब का फर्क पड़ता है जाकर के। तो वो अपने हिसाब से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सेम ऐसे ही अगर मान लिया सपोज करो स्पेस में 2 पॉइंट है हमारे पास, तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को कितना ट्रांसमिट कर पाएंगे, मतलब इसका चार्ज उसके ऊपर कितना अट्रैक्शन अप्लाई कर पाएगा, वो चीज डिपेंड करेगी, वो चीज ε0 होती है। तो कहने का मतलब है अगर फॉर्मूले में, f के फॉर्मूले में ε0 है, तो इसका मतलब मीडियम इफेक्ट डाल रहा है। समझ रहे हो, ये इस फॉर्मूले में फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये बिल्कुल वैक्यूम है दोनों के बीच में, तो इतना फोर्स लगेगा। अभी हम बात करेंगे कि अगर मीडियम होगा तो क्या होगा, वो एक अलग बात है।
पैरेलल यहाँ पर देख लो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ये याद रखनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और ये यूनिट जानते हो कितनी आ जाएगी, तो मैं अभी अभी इसकी बताई थी ना यूनिट कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, तो उसका जस्ट रिवर्स कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस में चले गए और कूलम तुम्हारा जो है वो 2 में हो गया। नहीं तो तुम यहीं से निकाल लो, ठीक है ना। एप्सिलॉन जीरो जो है वो कैसे निकलेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर तो माइनस में चले गए अपॉन में, और ऊपर कूलम का स्क्वायर पॉजिटिव में रहा। वो चाहे जैसे निकाल लो, अगर पता है तुम्हें तो कैसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद आता है एक कूलम की परिभाषा। तो एक कूलम की परिभाषा इसी से बनेगी फॉर्मूले से। तुम देखो ये वाली वैल्यूज जो है Q1 Q2 जो है हमने 1 कूलम कर दी, और जो बीच की डिस्टेंस है यार वो भी हमने 1 मीटर कर दी। तो ये सब जब 1 1 हो गया तो फोर्स कितना बचेगा, बस इतना ही तो बचेगा। तो फोर्स हमारा कितना बचा 1/4πε0, यानी कि वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होता है, ठीक है ना। और ये फिर कहाँ है, निर्वात में है ये वैल्यू, एप्सिलॉन जीरो तो निर्वात का ही है ना। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी एक कूलम की, यदि निर्वात में समान मात्रा के दो आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का फोर्स लगे, तो जो उनके ऊपर आवेश थे वो कितने थे, वो तो उनके आवेश उनके जो है वो 1 कूलम होंगे। तो एक कूलम की परिभाषा जो है वो इस तरह से दी जाती है। अब बात आती है कि यदि आवेशों के मध्य जो है वो माध्यम है, ठीक है ना, माध्यम है, तो उस केस में एप्सिलॉन वर्ड यूज करते हैं, ये उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। तो फोर्स हमारा हो जाएगा 1 अपॉन वही वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स कितनी 1/4 और फ्री स्पेस की नहीं है, अब माध्यम की परमिटिविटी है, तो 4 एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन हो जाएगा केवल, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को। अब एप्सिलॉन की वैल्यू, बट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो है जो भी माध्यम है ये उसका जो है क्या कहलाता है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये एप्सिलॉन जीरो तो मालूम है तुमको, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये तुम्हारी माध्यम की परमिटिविटी है। तो ये वाली वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, हेंस F इज इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो। अगर तुम 12th क्लास में होते तो इसके के बारे में डिटेल से बताया जाता कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या कैसे करके। अदरवाइज यहाँ पर जो है हमारे पास शॉर्ट में है, तुम ध्यान रखो इस चीज को कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो के होती है, तो वही फॉर्मूला हमारा जो है ये इतना आ जाता है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है, देखो सब कुछ सेम है, 1/4πε0 यहाँ भी है वहां भी है, Q1 Q2 बाई और वहां भी यहाँ भी, बस के एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर दो आवेशों के मध्य में निर्वात है तो ये फॉर्मूला काम करता है, और अगर मान लिया सपोज कोई माध्यम है उनके बीच में तो ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है ना।